Okay, good morning, dear students. Today we are going to discuss a new chapter named as Principle of Inheritance and Variations. तो आज हम एक नए चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में, जैसे कि मेंडल्स की मानो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद हमें कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ये सारे, उसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशंस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टासिस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील्स, ये सारा हमें इस चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जेनेटिक्स क्या है। देखो, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ कि हम हमेशा सोचते हैं, एक बच्चा जब वो छोटा होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि गाय का बच्चा गाय जैसा क्यों होते हैं, हाथी का बच्चा हाथी जैसा क्यों होते हैं, कबूतर का बच्चा कबूतर जैसे क्यों होते हैं। तो इन सारे सवालों का वो बच्चा इन्वायरमेंट के सब जब ग्रो होते हैं तो उसके माइंड में ये सारी चीज़ें स्ट्राइक करते हैं कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स के बच्चे उनके पेरेंट जैसे क्यों होते हैं। तो इन सवालों का जवाब हमें देंगे जेनेटिक्स। तो सबसे पहला हम जेनेटिक्स का डेफिनेशन लिखेंगे। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स तो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ branch of science deals with the study of branch of science deals with the study of inheritance and variations। तो जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर्स एक पेरेंट से उसके ऑफ सिब्लिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं और किस तरह से ऑफ सिब्लिंग्स में वेरिएशंस आते हैं। ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ सिब्लिंग। The mechanism of transmission of characters from parent to offspring, हेरिडिटी कहते हैं मैकेनिज्म को जिसमें कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। mechanism of transmission of character, या we can say transfer of character from parent to offspring। transfer of character parent to transfer of character from parent to offsprings। अब उसके बाद एक और टर्म आते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस आते हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में कितनी डिग्री वेरिएशन चेंजेस आए। जो चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उन चेंजेस को हम कहते हैं वेरिएशन। डिग्री ऑफ चेंज occurred in offsprings। ऑफस्प्रिंग्स में जो चेंज आते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएशन। देखो, ये है हमारे चैप्टर का नाम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हमने जेनेटिक्स क्या है, इसमें हमने इसके बारे में एक टर्म हमने यूज किया, जेनेटिक्स। ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैरेक्टर कैसे पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग्स तक ट्रांसफ़र होते हैं और उन दौरान उनके ऑफस्प्रिंग्स में किस तरह की वेरिएशंस आते हैं।
तो पूरी तरह से कैरेक्टर ट्रांसमिट होना, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक उनमें वेरिएशन आना, इस तरह की स्टडी करने की साइंस को हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी मीन्स कैसे मैकेनिज्म को दर्शाते हैं कि कैसे कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, एक उनके माँ बाप से, पेरेंट्स से कैसे कैरेक्टर्स उनकी ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होते हैं, इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। अब ये हो गया थोड़ा सा यानी कंसेप्ट किसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे जेनेटिक्स के टाइप। तो देखो जेनेटिक्स के मेनली 3 टाइप्स है। जेनेटिक्स के कितने टाइप्स है, मेनली 3 टाइप्स है। पहली टाइप को हम कहते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स। दूसरा टाइप है हमारे पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तीसरा टाइप है हमारे पास इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। अब देखो क्लासिकल जेनेटिक्स में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, क्लासिकल जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में। इसलिए क्लासिकल जेनेटिक्स को हम सिंपली मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स को सिंपली हम क्या कहते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो इसमें हम सिंपली मेंडल्स की प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स यानी कौन डिसाइड करते हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग्स का सेक्स जो है वो मेल होगा फीमेल होगा, हु विल डिसाइड, हु विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ देयर चाइल्ड, दिस इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी उनकी सेक्स जानना कि मेल होगा फीमेल होगा, किसकी वजह से, यानी पेरेंट मेल की गैमेट्स की वजह से ऑफस्प्रिंग जो है उनका सेक्स डिसाइड होते हैं, या फीमेल जो है वो ऑफस्प्रिंग की सेक्स को डिसाइड करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स की सेक्स डिटर्मिनेशन भी हम इस क्लासिकल जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं, सेक्स लिंकेज के बारे में हम स्टडी करते हैं, और साइटोजेनेटिक्स के बारे में हम क्लासिकल जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब उसके बाद जो एडवांस लेवल का जेनेटिक्स हुआ जिसे हम कहते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में, इसके बारे में कंसर्न्ड विद, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक यानी मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए या आरएनए, तो ब्रैकेट में लिखूंगा डीएनए और आरएनए। तो डीएनए या आरएनए के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस चीज़ का बना है, इस बारे में हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। उसके बाद देखो यानी इट इज रेप्लिकेशन, उसके बाद उस जेनेटिक मटेरियल का कैसे रेप्लिकेट होते हैं, किस तरह से रेप्लिकेट होते हैं, रेप्लिकेशन कैसे होते हैं, इसके बारे में, उसके रेप्लिकेशंस के बारे में, एंड एक्सप्रेशन यानी वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। किस में पढ़ते हैं ये हम, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, फिर इसके बाद वो डीएनए आरएनए कैसे रेप्लिकेट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में कौन कैसे ट्रांसक्राइब करते हैं, कैसे ट्रांसलाइट करते हैं और अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं, ये सारे जो है हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स डील्स विद द किसके मैकेनिज्म, एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, डील्स विद द with the mechanism of evolutionary changes, gene frequencies in a population, in a इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, यानी कैसे इवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिजम्स में चेंज किस तरह से एक्वायर्ड हुए, कौन सी फैक्टर्स की वजह से, किससे आया, इनका ओरिजिन कैसा था, कौन से ऑर्गेनिज्म से ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व हुआ था,
तो ये सारे हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में। किस में करते हैं ये सारी चीज़ें स्टडी? इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में। तो ये रहा आपका 3 टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स। अब देखो इन 3 टाइप में से हमें इस चैप्टर में पढ़ना है क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में, यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो 3 टाइप की जेनेटिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की। इन तीनों टाइप में से इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है क्लासिकल जेनेटिक्स यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब उसके बाद सबसे पहले मैं मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले इस मेंडेलियन जेनेटिक्स की फाउंडर गिरगिर जॉन मेंडल्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। गिरगिर जॉन मेंडल यानी एक बेहतरीन जेनेटिक्स और जेनेटिक्स का फाउंडेशन भी, जेनेटिक्स का इवोल्यूशन भी इसी गिरगिर जॉन मेंडल से ही शुरू हुआ। गिरगिर जॉन मेंडल, तो इसकी बर्थ डेट हुई थी 1822 में, यहाँ मैं ब्रैकेट में दे रहा हूँ, ठीक है। 1822 में गिरगिर जॉन मेंडल जो है वो पैदा हुए और 1884 में वो इस दुनिया से चल बसे, ठीक है। वॉस एन ऑस्ट्रियन मोंग, वो क्या था? एक ऑस्ट्रिया का मोंग था, चर्च का ऑस्ट्रियन मोंग, नून एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स उसके मरने के बाद मिला था ये लक़ब, नून एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। गिरगिर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रियन मोंग था जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स मैं पॉइंट में लिखूंगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। He performed a breeding experiment. He performed a breeding experiment on garden pea. गार्डन, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। अब ब्रीडिंग कैसे किया जाता है वो मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ हम सिर्फ मेंडल्स की बायोग्राफी लिख रहे हैं, तो मेंडल की कंट्रीब्यूशंस को हम यहाँ पे क्या करें, मेंडल्स की कंट्रीब्यूशंस को हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ब्रीडिंग आगे में जाकर अच्छे से डिस्कस कर। ही परफॉर्मड ए ब्रीडिंग ऑन गार्डन पी, उसने गार्डन पी पे एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पी को लगाया, लगाने के बाद उनको आपस में सेल्फ पोलिनेशन किया, कभी क्रॉस पोलिनेशन की, फिर इसके बाद उससे जो सीड पैदा हुआ उनको फिर से ग्रोथ किया, फिर उनमें और क्रॉस ब्रीडिंग की, देखा कि किस तरह की चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस के पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो उसने गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटेवम, पाइसम, तो गार्डन पी का क्या नाम है, पाइसम सटेवम पे काम किया उसने। फॉर 7 ईयर्स, कितने साल तक उसने वो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की? 7 ईयर्स तक। 7 यानी कब से कब तक? 1856 से लेकर 1863 तक। He performed a breeding experiment on garden pea plant for 7 years, 1856 से 1863 तक। उसके बाद 1865 में उसने अपने पूरे एक्सपेरिमेंटल वर्क को क्या किया, पब्लिश किया। In 1865 he published his result in a journal, एक जर्नल, उस जर्नल का नाम क्या था, प्रोसीडिंग। उस जर्नल का क्या नाम था? उस जर्नल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ वन सोसाइटी, वन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये जर्नल का नाम था। यानी हर कोई रिसर्चर जब कुछ काम करते हैं, काम करने के बाद वो अपने काम को किसी नेशनल या इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में क्या करते हैं, जर्नल में अपने काम को पब्लिश करते हैं, ठीक।
जब उसका काम यानी अच्छा हो, रिजल्ट अच्छी हो, तो एक्चुअल ओरिजिनल काम हो, तो उसका काम क्या हो जाते हैं, पब्लिश हो जाते हैं। जब उसका काम पब्लिश होते हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड जो है उसकी काम की रिकॉग्निशन होती है, पहचान होती है। इसी तरह मेंडल ने भी अपने पूरी एक्सपेरिमेंटल काम को पब्लिश किया इस जर्नल में। जर्नल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ वन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस जमाने के साइंटिस्ट ने उसके काम को कोई अहमियत नहीं दिया। देखो उसके बाद his work was largely ignored by scientists at that time. यानी उसके काम को उस जमाने के साइंटिस्ट ने क्या किया, पूरी तरह से इग्नोर किया, उसके काम को किसी ने नहीं सराहा। तो मेंडल्स की काम जो है वो क्या रहा, मेंडल्स वर्क रिमेन अनपब्लिश्ड। मेंडल्स वर्क रिमेन अनपब्लिश्ड, यानी उसका काम पब्लिश नहीं हुआ, यानी बिना पब्लिश हुए 1884 में मेंडल इस दुनिया से चल बसे। He died in 1884 without recognizing his work, without recognizing his work। मेंडल 1884 में इस दुनिया से चल बसे बिना अपने काम को दिखाए बगैर, यानी बिना पब्लिश हुए। ठीक है, इतनी मेहनत से 7 साल उसने काम किया और अपने पूरी रिजल्ट्स को, उस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया, लेकिन किसी साइंटिस्ट ने उसके काम को अहमियत नहीं दी। यानी बहुत सारे जर्नल ने इसके काम को क्या किया, रिजेक्ट किया, और आखिरकार वो इस दुनिया से चल बसे 1884 में, यानी अपने को कोई रिकॉग्निशन मिले बगैर। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके मरने के बाद 16 साल बाद 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने उसके काम को फिर से रीडिस्कवर किया, वो भी हम लिखेंगे। 16 years after his death, यानी उसके मरने के 16 साल बाद, उसके मरने के 16 साल बाद किस में, 1900 में 3 साइंसदानों ने क्या किया, उसके काम को रीडिस्कवर किया। 3 scientists independently rediscovered मेंडल्स वर्क। 3 साइंसदानों ने उसके काम को फिर से रीडिस्कवर किया। तो वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे, देखो वो 3 साइंटिस्ट थे। सबसे पहला हुगो डी वायरस, ये बंदा था हॉलैंड का, मेंडल के काम को फिर से रीडिस्कवर करने वाला। दूसरा कार्ल कोरियंस, ये था जर्मनी का। उसके बाद शिमॉक, ये शिमॉक था ऑस्ट्रिया का। इन 3 साइंसदानों ने क्या किया, मेंडल्स की वर्क को इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, मेंडल्स की वर्क को पब्लिश किया, मेंडल्स की वर्क को रीडिस्कवर किया एंड पब्लिश इट। जब इन्होंने मेंडल्स की काम को रीडिस्कवर की 1900 में, उसके बाद जब लगा कि मेंडल ने एक्चुअली एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी को, जेनेटिक्स में एक अच्छा काम दिया,
उसके बाद पूरी दुनिया ने मेंडल्स के काम को रिकॉग्नाइज करने के बाद मेंडल्स को क्या दिया, टाइटल दिया फादर ऑफ जेनेटिक्स। Then the world considered मेंडल एस, क्या नाम दिया मेंडल को पूरी दुनिया ने उसके बाद, वो लक़ब उसके बाद मिला था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स का बाप। ठीक है, अब ये हुआ मेंडल की बायोग्राफी ख़त्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीज़न फॉर मेंडल्स वर्क नॉट पब्लिश्ड। अब मेंडल्स का काम क्यों पब्लिश नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न था, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाएंगे। रीजन फॉर मेंडल्स वर्क नॉट पब्लिश्ड, नॉट, अच्छा, मेंडल का काम पब्लिश नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा? तो इसके पीछे पहला कारण तो ये रहा कि वो जर्नल जो है वो कन्फाइंड था सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। उस जर्नल की इतनी रिपीटेशन नहीं था, वो जर्नल पूरी वर्ल्ड वाइड के हर साइंसदान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इसलिए उस जर्नल की पहचान बहुत कम थी। ठीक है, तो जर्नल जो है वो क्या था, कन्फाइंड टू लिमिटेड पीपल। सबसे पहला कारण जो है वो जर्नल यानी कन्फाइंड था सिर्फ कुछ ही लोगों तक, लिमिटेड लोगों तक, कुछ ही रीजन्स तक, उस जर्नल की उतनी पहचान नहीं थे। पहला पॉइंट। जर्नल वाज कन्फाइंड टू लिमिटेड पीपल, कुछ ही लोगों तक वो जर्नल जो है सीमित थी, कन्फर्म था, उस वजह से वो पब्लिश नहीं हो पाए। तो जब उसने मैथमेटिकल तरीके से बायोलॉजिकल चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो ये कंसेप्ट लोगों की समझ में नहीं आया। बायोलॉजिकल कंसेप्ट को जब उसने मैथमेटिकल तरीके से समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो उस ज़माने के बायोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट, उन बायोलॉजिस्ट ने सोचा अरे एक मैथमेटिक्स वाला बायोलॉजी का कंसेप्ट देगा, तो उसको अंडर एस्टिमेट किया, उसको इग्नोर किया, उस वजह से वो पब्लिश नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट, बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट टू एक्सप्लेन, biologists did not accept mathematical concept to explain biological mechanisms। तो उस ज़माने के बायोलॉजिस्ट ने एक मैथमेटिकल कंसेप्ट से बायोलॉजिस्ट को समझाने और सा लगा, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरा मेंडल्स फैक्टर, मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स को क्या करने के लिए, गॉन करने के लिए, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल था जीन, लेकिन उस ज़माने में जीन का कंसेप्ट नहीं था, तो मेंडल ने उसको क्या कहा था, फैक्टर। मेंडल इज फैक्टर ए डिस्क्रीट यूनिट was not understand was by biologist। देखो मेंडल्स ने जीन को कहा डिस्क्रीट यूनिट, ये लोगों की समझ में नहीं आ रही ये फैक्टर क्या है, ये डिस्क्रीट यूनिट क्या है, तो उस वक्त उनके जीन का भी कोई कंसेप्ट वजूद में नहीं आया था, तो इसलिए लोगों को वो समझ में। तीसरा मेन कारण रहा था उस जमाने के सबसे बड़े साइंटिस्ट, इमिनेंट साइंटिस्ट जिसको मानते थे, डार्विन को। तो लोग डार्विन की थ्योरीज में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इनकी थ्योरी में उलझे हुए थे, तो उस जमाने में भी एक कारण ये हो सकता है, उसकी वजह से भी मेंडल का काम लोगों की पहचान में नहीं आया। अब तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल्स की कामयाबी के पीछे क्या राज रहा? सबसे
तो रीजन फॉर मेंडल सक्सेस में सबसे पहला कारण क्या रहा? मेंडल ने बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया। सिलेक्शन ऑफ मैक्सिमम या लार्ज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सिलेक्शन ऑफ मैक्सिमम और लार्ज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सबसे पहले उसने वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम आगे बताएंगे, ठीक है। उसने मैक्सिमम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ले लिया। दूसरा पॉइंट लार्ज सैंपल साइज। दूसरा पॉइंट क्या रहा? लार्ज सैंपलिंग साइज। देखो लार्ज सैंपलिंग साइज मीन्स अगर मैंने आप लोगों को बताया कि आप जाके इस एरिया के लोगों की हाइट चेक करो, आप जाके 3 बंदों की हाइट चेक की और कहा कि यहाँ के लोग सब 6 फीट हैं, तो आपका सैंपल साइज बहुत छोटा है, तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि आपने 3 लोगों का हाइट चेक करके पूरे लोगों को उसने क्या किया? इंक्लूड करके कंसिडर कर, तो आपने सैंपल साइज बहुत कम लिया। दूसरे बंदा जिसका नाम रखता हूँ मैं बी, उसने 50 लोगों की हाइट चेक की, 50 लोगों का मीन निकाल के कहा यहाँ के लोगों की एवरेज हाइट 5 फीट है। एक तीसरा बंदा सी, उसने उस गांव में से 100 लोगों की हाइट चेक की, 100 लोगों का हाइट चेक करने के बाद कहा यहाँ के लोगों की एक्यूरेट हाइट जो है वो 5 फीट है। तो इसका मतलब आपने 3 बड़े लोग, आपका सैंपलिंग था साइज, तो आपके सैंपलिंग को हम इतना एक्यूरेट नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने 3 लोगों को कंसिडर करके पूरे गाँव वालों की हाइट बता दी। दूसरे का हाइट थोड़ा सा एवरेज है एज कम्पेयर टू यू, क्योंकि उसने सैंपल से थोड़ा ज़्यादा लिया, लेकिन सबसे अच्छा और एक्यूरेट रिजल्ट किसका होगा? सी का, क्योंकि जिसने मैक्सिमम लोगों की हाइट चेक करके एवरेज निकाला, तो उसका रिजल्ट जो है वो मोस्टली क्या होगा? एक्यूरेट की, ठीक है, उसका रिजल्ट मोस्टली एक्यूरेट होगा। तो इसी तरह यानी मेंडल ने भी जब क्रॉस ब्रीडिंग की, उसने 2 प्लांट को नहीं, बहुत सारे सैंपलिंग साइज है 3000, 2500, तो यानी लार्ज इनॉर्मस क्वांटिटी में लार्ज सैंपलिंग साइज है, तभी तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आया। अब तीसरा पॉइंट जो है सिस्टमैटिक डाटा एनालिसिस। अच्छे तरीके से उसने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया डाटा का। चौथा मेन इंपॉर्टेंट, 1 कैरेक्टर इज एक जीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे थे। हाइट के लिए जीन था तो वो सिर्फ हाइट के लिए था, वो जीन उसकी राउंड सीड के लिए, उसकी फ्लावर कलर के लिए नहीं था। एक जीन सिर्फ एक ही कैरेक्टर के लिए। अगर एक जीन उसकी हाइट के लिए होगा, दूसरा जीन दूसरे के लिए, लेकिन एक जीन 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए नहीं थे। एक जीन सिर्फ एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहा था। जीन शोइंग नो लिंकेज, तो जीन जो है वो कोई लिंकेज नहीं दिखा रहे थे। जीन सक्सेस के पीछे ये रीज़न था। सबसे पहले उसने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज़ की, तभी तो उनकी ऑफस्प्रिंग में उसको एक नोटिसेबल रिजल्ट देखने को मिला। उसका सैंपलिंग साइज था, तभी तो उसका अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक कैरेक्टर के लिए अलग जीन थे। चौथा, जीन्स कोई लिंकेज नहीं दिखा रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट? अब उसके बाद हम जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो जेनेटिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। यूज इट इन जेनेटिक्स। देखो, सबसे पहला वर्ड जेनेटिक्स, इसका कंसेप्ट किसने दिया था? जेनेटिक। Genetic was coined by विलियम बेटिसन। विलियम, इस साइंसदान ने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में स्टडी की। उसके बाद जीन्स, उसके बाद तो जीन नाम, ये जीन नाम किसने दिया था? द टर्म जीन was coined by विलियम जोहानसन। कब दिया था? 1909 में। कब दिया था? 1909 में। एक हो गया, कुछ टर्म 2 हो गया,
तीसरा टर्म देखो, तीसरा टर्म जीन खुद क्या है? जीन को देखो, मेंडल ने जीन को क्या कहा? जीन क्या है? जीन जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का असली फंक्शनल यूनिट जो है वो है जीन। जिस तरह इस बिल्डिंग का असली फंक्शनल यूनिट है वो ब्रिक्स, उन ब्रिक्स को जोड़ के तो ये बिल्डिंग बना है, इसी तरह डीएनए का असली फंक्शनल यूनिट है जीन। यानी जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है डीएनए का। क्या है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या है? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। अब इधर देखो, यहां पे मैं एक क्रोमोसोम बनाऊंगा, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, बिल्कुल होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक जैसा 100% सेम है, ठीक है, होमोलॉगस। देखो यहां पे मैंने जीन, इस जीन का नाम रखूंगा मैं कैपिटल आर, तो इस जीन का मैं नाम रखूंगा यहां पे भी कैपिटल आर मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेगमेंट है, यहाँ मैंने व्हाइट कलर से जो दिखाया है, ये सेगमेंट जो है वो जीन है। क्या है? यहाँ पे डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। जब इस डीएनए सीक्वेंस की डीएनए का जब ट्रांसलेशन होता है, जो प्रोटीन बनता है ना, वो प्रोटीन आगे जाके इस प्लांट की राउंड सीड के लिए राउंड सीड डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? इस प्लांट का राउंड सीड डेवलप करेंगे, यानी सीड की राउंड शेप को मेंटेन करेंगे और सीड की राउंड शेप को बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है तो ये क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम का एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंस है, जब उस सीक्वेंस की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन बनेंगे, वो प्रोटीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को गॉन करेगा, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बनाएंगे। तो इसका मतलब ये फंक्शनल हिस्सा हुआ क्रोमोसोम का, तो इसी को हम कहते हैं जीन। इसी को हम क्या कहते हैं? जीन। तो क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब इस जीन को मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने जीन को कहा था फैक्टर। मेंडल कॉल्ड जीन एज फैक्टर। मेंडल ने जीन को क्या कहा था? फैक्टर कहा था, याद। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलता हूं। अब उसके बाद नंबर 4 पॉइंट जो है वो क्या है? पोलाइडी। पोलाइडी मीन्स set of chromosome present in an organism, present in an organism। देखो इसमें हम सब हेडिंग डालते हैं। पोलाइडी का पहला पोलाइडी मोनोपोलाइट। मोनोपोलाइट मीन्स ऑर्गेनिज्म पोजेस only one set of chromosome, one set of ऑर्गेनिज्म में कितने सेट के क्रोमोसोम है? सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम है। अब इधर देखो इसको अच्छे से, ये है क्रोमोसोम नंबर 1, ये है क्रोमोसोम नंबर 2 और ये है क्रोमोसोम नंबर 3। तो यहाँ हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 1 2 3, ये 3 अलग अलग क्रोमोसोम है, लेकिन हर क्रोमोसोम की एक कॉपी है। हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? जब वहाँ पे सेट जो है, क्रोमोसोम का सेट जो है वो सिंगल हो, यानी हैप्लॉइड कंडीशन में हो, हर एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी हो, तो उसको हम कहते हैं मोनोपोलाइट। उसको हम क्या कहते हैं? मोनोपोलाइट। मोनो यानी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। क्या हो? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? x मीन सेट 3 है। कितने क्रोमोसोम है टोटल? 3 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 3 क्रोमोसोम है। तो ये हो गया मोनोपोलाइट। समझ में आया? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी मौजूद है। क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 2 की एक कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 3 की। इसी तरह सबसे 4 होगा तो 4 का एक कॉपी, 5 होगा तो 5 एक कॉपी, जितना उस ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल सेट में प्रेजेंट हो, हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी हो, तो उसे हम कहेंगे मोनोपोलाइट। अब उसके बाद नंबर 2 डिप्लॉइड। डिप्लॉइड।
अब जहां कहीं भी आपको किसी जगह पे क्रोमोसोम सेट के बारे में मेंशन नहीं किया हो, वहां बाय डिफॉल्ट आपको डिप्लॉइड कंसीडर करना है। यूकैरियोटिक हमें क्या है, आप हमेशा आपको डिप्लॉइड जो है वो कंसीडर करना है। डिप्लॉइड मीन्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम उनमें? उनमें हो टू सेट ऑफ, उनमें हो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी हो? उनमें हर क्रोमोसोम की होगी दो दो कॉपी। कितने कॉपी? हर क्रोमोसोम की यहां होनी चाहिए टू टू कॉपी। देखो ये है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सेम उसकी एग्जैक्ट दो कॉपी। ठीक, क्रोमोसोम नंबर सेकंड, उसकी भी दो कॉपी। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर थर्ड, उसकी भी दो कॉपी। देखो हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? दो दो कॉपी। ये 1 1 2 2 3 3। तो इसका मतलब इस ऑर्गेनिज्म में हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपी प्रेजेंट है, टू टू कॉपी प्रेजेंट है। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, यानी ईच क्रोमोसोम हैज टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। इनमें क्या है? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होंगे? 2x इज इक्वल टू कितना होगा? 2x इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6। यहां पे x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। ठीक है, 2। देखो अब डिप्लॉइड, मैंने कहा जहां कहीं आपको पोलाइडी लेवल मेंशन नहीं है ऑर्गेनिज्म के बारे में, वहां आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट जो है वो डिप्लॉइड कंडीशन को कंसीडर करनी है। ठीक है, अब इसका मतलब हम इंसान क्या है? डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? हम है डिप्लॉइड। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपी है। हर ऑर्गेनिज्म की हर क्रोमोसोम क्या है? दो दो कॉपी है। तो इसका मतलब हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपी हो जिन जिन ऑर्गेनिज्म में, उस ऑर्गेनिज्म को हम मानेंगे डिप्लॉइड। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी हो, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे मोनोप्लॉइड। इसी तरह कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्रोमोसोम की तीन तीन कॉपी होते हैं, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ये आगे स्लाइड पे दिखाऊंगा। ट्रिप्लॉइड कंडीशन, क्या कहा था? ट्रिप्लॉइड कंडीशन यानी ट्रिप्लॉइड कंडीशन में हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होगी? हर क्रोमोसोम की होगी 3 कॉपी। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3। तो हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 1 2 सॉरी, तो इसको लिखूंगा हम क्या? 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो यहां पे x इज इक्वल टू कितना होगा? देखो यहां पे x का वैल्यू जो है वो क्या है? 3 है कि नहीं? x का वैल्यू क्या है? 3 है। अब यहां पे सेट कितनी है? सेट 3 है। तो 3 × 3 लगो कितना होगा? 9 होते हैं। बाकी मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, टेट्रापोलाइड मीन्स हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होंगे? हर क्रोमोसोम की 4 कॉपी होंगे। देखो क्रोमोसोम नंबर 1, उसकी 4 कॉपी। कितने कॉपी होंगे उसकी? 4 कॉपी। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2 की, इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 3 की, चार कॉपी। कितने कॉपी होंगे? 4 कॉपी। 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? 4। तो क्या होंगे? 3 4 12। तो ये हो गया। इसी तरह टेट्रापोलाइड 5 सेट होगा तो पेंटापोलाइड 6 सेट होगा तो हेक्सापोलाइड 7 होगा तो हेप्टापोलाइड। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया पोलाइडी लेवल का। उसके बाद आते हैं होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम।
यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्रोमोसोम। देखो बेटे इधर देखो, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है कैपिटल आर। अब यहाँ पे भी एक जीन प्रेजेंट है, उस जीन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल टी, इसकी बिल्कुल स्मॉल टी। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होगा जिनमें जितने भी जीन्स होंगे बिल्कुल सेम सेट ऑफ जीन्स होंगे। कितने होंगे? देखो होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस ये दोनों जो है आपस में क्या है? होमोलॉगस है। ये दोनों जो है आपस में क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये भी क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमो क्यों है? ये दोनों क्रोमोसोम साइज में भी बिल्कुल जीन कंटेंट में भी 100% सेम होगा, एक दूसरे के पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, यहां देखो, यानी सेम सेट ऑफ जीन। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मेन चीज क्या है? इनमें होंगे सेम सेट ऑफ जीन प्रेजेंट, सेम सेट ऑफ जीन। तो यहां में बड़ा करके होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट, सेम सेट ऑफ जीन, यानी वो क्रोमोसोम जिनमें सेम सेट। अगर यहाँ पे टॉलनेस की जीन है तो यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पे प्लांट के राउंड सीड के लिए जीन होगा तो यहाँ पे राउंड सीड के लिए जीन होना चाहिए। देखो इधर देखो, यहाँ के अगर फ्लावर कलर के लिए जीन होगा तो यहाँ उसी जगह पे बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे सेम पोजीशन पे उसके लिए जीन होना चाहिए, तब हम उस क्रोमोसोम को क्या मानेंगे? होमोलॉगस। यहाँ राउंड सीड के लिए जीन है तो बिल्कुल इसके दूसरे क्रोमोसोम में भी उसी सेम पोजीशन पे, सेम लोकेशन पे उसी कैरेक्टर के लिए जीन है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर और एक जीन होगा, मिसाल के तौर पर फ्लावर कलर के लिए, तो यहाँ पे वी होगा, तो यहाँ पे वी, तो यहाँ फ्लावर कलर के लिए जीन को, तो इसके अपोज दूसरे क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम में भी बिल्कुल सेम पोजीशन पे जीन है। तो वो क्रोमोसोम जिनमें दोनों क्रोमोसोम्स पे सेम सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। मिसाल के तौर पर ये हमारे बॉडी का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 6 है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 6 की 2 कॉपी, ये 1 की दोनों कॉपी एक दूसरे के लिए होमोलॉगस है, 6 की 2 कॉपी दोनों के लिए होमोलॉगस। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 6 और क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो होमोलॉगस नहीं है, वो होमोलॉगस। अगर मैं इसकी एक और इसको मैं कंसिडर करूं तो क्या ये दोनों होमोलॉगस है? तो ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है नॉन होमोलॉगस है। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है नॉन होमोलॉगस है। अब नॉन होमोलॉगस के लिए मैं अलग से नहीं बनूंगा, इसी डायग्राम में ये दोनों अगर इस क्रोमोसोम और इसको हम आपस में कंसीडर करेंगे तो ये दूसरे के लिए क्या है? नॉन होमोलॉगस है। इसमें अलग सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, इसमें अलग सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट है कि नहीं? लेकिन इन दोनों में सेम सेट ऑफ जीन प्रेजेंट है, तो एक दूसरे के लिए क्या है? होमोलॉगस। इन दोनों में सेम सेट ऑफ जीन है, तो ये भी एक दूसरे के लिए होमो। अगर हम क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी और क्रोमोसोम नंबर 6 की एक कॉपी को आपस में कंपेयर कर, क्या ये एक दूसरे के लिए होमोलॉगस है? नहीं, ये एक दूसरे के लिए होमोलॉगस। तो यहाँ पे आपको समझ आया होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। बोथ क्रोमोसोम जो है वो सेम टाइप है एंड possess same set of genes, same set of genes। उसके बाद बेटा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो सकता है? नॉन होमोलॉगस both chromosomes are not same type। दोनों क्रोमोसोम जो है and do not possess same set of chromosome and
do not possess same set of genes। अब देखो और एक टर्म है जिसे हम कहते हैं होम्योलॉगस, यानी होम्योलॉगस को हम कहते हैं पार्शियल होमोलॉगस। पार्शियल होमोलॉगस ये आगे लिखूंगा, ठीक है। होम्योलॉगस क्रोमोसोम, तो होम्योलॉगस क्रोमोसोम को हम कहते हैं पार्शियल होमोलॉगस। पार्शियल होमोलॉगस ये सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इन ऑल ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम की गैमीट फॉर्मेशन के वक्त क्या बनाते हैं, पेयरिंग होते हैं। देखो पेयरिंग ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, अब देखो ये पेयरिंग करते हैं फर्टिलाइजेशन के वक्त, क्या करते हैं, पेयरिंग ड्यूरिंग, यानी जो क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन के वक्त आपस में पेयरिंग करते हैं उसे हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। कभी कभी होम्योलॉगस क्रोमोसोम जो है वो भी पेयरिंग करते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है होम्योलॉगस क्रोमोसोम का, बेस्ट एग्जांपल जो है एक्स एंड ह्यूमन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ह्यूमन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। वाई ह्यूमन एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है फुली होमोलॉगस नहीं है, एक्स क्रोमोसोम साइज में थोड़ा बड़ा होता है। देखो ये एक्स क्रोमोसोम और ये है वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई, लेकिन ये दोनों आपस में पेयरिंग दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये होमोलॉगस हुआ नहीं। होमोलॉगस होता तो दोनों एक दूसरे में साइज में हर चीज में बराबर होते, लेकिन बराबर ये थोड़ी बहुत कुछ जीन जो है आपस में पेयरिंग होते हैं, सेम सीक्वेंस दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, पार्शियल पेयरिंग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, तो ये दोनों क्या है, होम्योलॉगस क्रोमोसोम है। होम्योलॉगस शो पार्शियल पेयरिंग, शो पार्शियल क्या दिखाते हैं, ये एक दूसरे के आपस में पार्शियल पेयरिंग दिखाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद और एक टर्म आते हैं एलील्स, और एक टर्म क्या आते हैं, एलील्स। एलील्स को हम कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, यानी एक जीन्स के अगर एक से ज्यादा फॉर्म होगा, एक जीन की एक से ज्यादा टाइप होंगे, इसे हम कहते हैं एलील्स। इसे हम क्या कहते हैं, एलील्स। देखो मिसाल के तौर पर यहां हम एग्जांपल लेता हूं, हाइट ऑफ द प्लांट के लिए 2 जीन है। हाइट ऑफ द प्लांट के लिए कितने जीन है, एक जीन की 2 टाइप है। हाइट ऑफ द प्लांट उसके लिए एक जीन है, उस जीन की 2 कॉपी है। देखो एक एग्जांपल, हाइट ऑफ द प्लांट, उस प्लांट की हाइट के लिए एक जीन की 2 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म को हम कहेंगे कैपिटल टी, कैपिटल, तो कैपिटल टी मीन्स टाल के लिए, किसके लिए, टाल। दूसरा उसी के लिए उसका दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म है स्मॉल टी, स्मॉल टी है उस प्लांट की कौन सा, डिवाफ के लिए, इसके लिए डिवाफ के लिए जो है स्मॉल टी है, टाल के लिए है कैपिटल टी। तो दोनों जीन जो है, जीन का दोनों फॉर्म जो है वो प्लांट की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्लांट की हाइट को गॉन करते हैं, ठीक है। तो अगर कैपिटल टी डोमिनेंट रहा तो प्लांट जो है टाल हो जाएंगे, अगर स्मॉल टी का एक्सप्रेशन दिखाया तो जो प्लांट जो है वो उसकी हाइट रहेंगे डिवाफ, छोटा रहेंगे, ठीक है। Alleles of a genes lies corresponding position, corresponding on the homologous chromosome, on the homologous
तो एलील्स एक जीन का एक क्रोमोसोम के दोनों होमोलॉगस पोजीशंस पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एक फिगर के माध्यम से। देखो अब यहाँ पे मैंने कुछ दिखाया, इधर देखो एक जीन यहाँ रिप्रेजेंट की कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक जीन की दो फॉर्म है। कितने, एक जीन की क्या है, इसे हम कहते हैं एलील। ये क्या है, इसी को हम कहते हैं एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एलील ऑफ सेम जीन। यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी एक जीन के दो एलील है, एक जीन के दो एलील है। और दोनों जीन जो मैंने ऊपर कहा भाई, एक जीन के जितने भी एलील्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में और एग्जैक्ट लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ ये कैपिटल टी प्लांट की हाइट के लिए है, टाल के लिए, स्मॉल टी भी तो भी प्लांट की हाइट के लिए, लेकिन कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी यहाँ नहीं होंगे। दोनों जीन जो है सेम क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा। जब दोनों जीन सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे, एक ही कैरेक्टर के लिए होगा, तब हम उस जीन को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। उस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। उसके बाद मैं और एक जीन बनाता हूं यहाँ पे, कैपिटल ए, कैपिटल ए। यहां और एक चीज दिखाया, कैपिटल बी, कैपिटल बी। अच्छा, कैपिटल और कैपिटल ए क्या है, एक सेम जीन है। कैपिटल बी अलग जीन है कि नहीं। अब ये दोनों अलग अलग जीन्स के लिए, ए जो है अलग कैरेक्टर के लिए है, बी के जीन जो है वो अलग कैरेक्टर्स के लिए, तो इसलिए हम कहेंगे एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन। एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन। अब यहां पे मैं और एक जीन दिखाऊंगा, इसको मैं रखूंगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब देखो कैपिटल आर क्या है, इसको हम कहते हैं दोनों जीन अगर दोनों होमोलॉगस पोजीशन पे प्रेजेंट हो, दोनों जीन सेम हो, दोनों जीन सेम हो और दोनों जीन डोमिनेंट कैरेक्टर को बाउंड करते हो, तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब देखो यहां पे और एक जीन है, बस इससे बहुत सारे टर्म जो है इस फिगर से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। यहां पे है स्मॉल आर, दोनों रिसेसिव जीन को, तो इसको हम कहते हैं जब दोनों जो रिसेसिव हो, स्मॉल हो, तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। अब उसके बाद और एक चीज दिखाऊंगा, कैपिटल आई, स्मॉल आई। ये भी तो एक जीन है, मगर एक जीन के दोनों एलील्स है, एक जीन के क्या है, दोनों एलील है। अब ये प्लांट्स की किसके लिए है, इन्फ्लेटेड सीड के लिए, इन्फ्लेटेड पॉट के लिए, तो इसके लिए दो जीन है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस, हेटेरो। तो ये चीजें समझ आया। तो ये दोनों फिगर जो है वो क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, अब देखो फिर से एक बार, जीन किसे कहा, एलील किसे कहा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अगर एक जीन के
एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो उसे हम कहते हैं एलील। एक जीन की एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एलील्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं, हाइट के लिए एक जीन है, उस जीन की दो फॉर्म्स है, एक तो कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी ने अपना एक्सप्रेशन दिखाया तो प्लांट का हाइट बढ़ेगा, वो टालनेस के लिए है। तो उसी का अल्टरनेटिव जीन स्मॉल टी वो प्लांट को डिवॉर्फ रखते हैं। तो इसका मतलब एक कैरेक्टर, हाइट तो एक ही कैरेक्टर है लेकिन उसके लिए एक जीन की दो फॉर्म्स है। तो इसी तरह से किसी ऑर्गेनिज्म में एक जीन के मल्टीपल फॉर्म्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स में, ठीक है। अब उसके बाद हाइट ऑफ द प्लांट के लिए दो जीन मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, कैपिटल टी अगर होगा वो टाल के लिए, स्मॉल टी हमने रिप्रेजेंट किए डिवॉर्फ के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है एक ही जीन के दो फॉर्म्स है, एक ही जीन के दो फॉर्म है, दोनों का काम है एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना। और उसके बाद मैंने कहा एलील हमेशा क्रोमोसोम के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यहाँ हाइट के लिए जीन होगा तो बिल्कुल उसी सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमोसोम पे एग्जैक्ट उसी सेम लोकस पे उसका जीन्स का अल्टरनेटिव फॉर्म भी मौजूद होगा। यहाँ टाल के लिए जीन है तो बिल्कुल सेम लोकस पे यहाँ पे भी है, यहाँ किसी प्लांट की और कैरेक्टर के लिए तो यहाँ पे भी है, ठीक। अब यहाँ इस क्रोमोसोम पे देखो, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है एक जीन की दो फॉर्म्स है, एक जीन की, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एलील कह सकते हैं। अब यहाँ कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल ए बिल्कुल सेम जीन है, कोई एलील भी नहीं, एक जीन की एक ही फॉर्म है। कैपिटल बी भी एक होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन। अब ए और बी एक दूसरे के लिए क्या है, एक और बी जो है वो डिफरेंट जीन के एलील है, डिफरेंट जीन्स हैं, वो ए बी क्या है, डिफरेंट जीन्स हैं। कैपिटल आर यहाँ पे भी क्रोमोसोम पे कैपिटल आर राउंड सीड के लिए कैपिटल आर हो, दूसरे क्रोमोसोम पे लिए जीन जो है कैपिटल आर हो, तो इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। दोनों क्रोमोसोम के सेम लोकस में डोमिनेंट कैरेक्टर्स के लिए अगर जीन प्रेजेंट होगा तो होमोजाइगस डोमिनेंट। अब यहाँ पे देखो स्मॉल आर होगा रिंकल सीड के लिए, स्मॉल आर हो गया रिंकल सीड के लिए। तो दोनों क्रोमोसोम्स पे ले यानी कौन से कैरेक्टर, डोमिनेंट जीन नहीं बट दोनों पोजीशन पे अगर रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। अगर एक पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो जैसे कि दूसरे उसके होमोलाइगस पे रिसेसिव जीन प्रेजेंट हो तो उस वक्त उसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस मोस्टली हम डोमिनेंट लिखेंगे, ठीक है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये हो गया एलील्स के बारे में कुछ बातें। एलील कैसे डेवलप होते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ एलील्स डेवलप, हाउ एलील्स डेवलप नहीं, उसके बाद हम मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम एलील डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक लिखो। मल्टीपल एलील्स two or more alternative forms of gene exist in a population, exist अगर एक पॉपुलेशन में एक जीन की दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म है उसे हम कहेंगे एलील। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मल्टीपल एलील का हम देंगे ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो ABO ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, एक मल्टीपल एलील्स इसको कंट्रोल करते हैं, एक मल्टीपल एलीलिज्म का, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखो, ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कौन करते हैं, जीन आई। लेकिन जीन आई की 3 अल्टरनेटिव फॉर्म है, आई जीन की क्या है 3 अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसके 3 अल्टरनेटिव फॉर्म है, देखो दैट इज IA, IB एंड I, IA, IB एंड I। आई जीन जो है आई जीन जो है हम इंसान में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, कौन से जीन, आई जीन। लेकिन आई जीन के 3 फॉर्म है, IA, IB एंड I। लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो इंसान जो है वो डिप्लॉयड है,
तो डिप्लॉयड में तीनों फॉर्म एक इंसान में नहीं होगा, लेकिन पॉपुलेशन में तीनों प्रेजेंट होंगे। पर्टिकुलर उस इंसान में अगर देखा जाए इन तीन में से सिर्फ 2 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। लेकिन एक इंडिविजुअल में क्या होगा, अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे वो तो डिप्लॉयड है, वो क्या है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ 2 होंगे, 2 एलील प्रेजेंट होगा, या आई ए के साथ आई होगा, या आई ए और आई बी हो सकते हैं, या आई ए आई हो सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ नहीं होगा प्रेजेंट। तो ये हम सेपरेट जब एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे उसमें इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ तो सिर्फ कंसेप्ट का पॉइंट, ठीक है। मल्टीपल एलिज्म समझ में आया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ एलील डेवलप। एलील कैसे डेवलप होते हैं? एलील एक्चुअली डेवलप होते हैं किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम, ड्यू टू चेंज इन डीएनए लिखो यार, तो सिंपली हम कहेंगे म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से? एलील पॉपुलेशन में हमेशा डेवलप होते हैं किसकी वजह से, किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से? तो एलील पॉपुलेशन में डेवलप होते हैं म्यूटेशन की वजह से। दूसरा, तो उस एलील की वजह से क्या हो सकता है, सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट वो बना सकता है, नॉर्मल की तरह जो है नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएगा, या तो वो एलील नॉर्मल एलील की तरह, वाइल्ड एलील की तरह नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएगा, या तो वो बिल्कुल लेस प्रोडक्ट बनाएगा, या अच्छे से और उससे अच्छा एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरा कारण जब एलील डेवलप होते हैं तो दूसरा कारण प्रोडक्शन ऑफ लेस और मोर एफिशिएंट प्रोडक्ट। प्रोडक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट, नॉन फंक्शनल, या तो वो प्रोडक्ट बनेगा लेकिन उसका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं होगा। अगर वो एंजाइम बनेगा उस एंजाइम का कोई यूज, अगर वो कोई प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन का कोई यूज नहीं होगा। आखिरकार नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट ऑल, नो प्रोडक्ट अब देखो मैंने कहा एलील कैसे डेवलप होता है, मैंने कहा एलील कैसे, एलील डेवलप होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। जब डीएनए की सीक्वेंस में चेंजिंग आती है तो उस चेंजिंग की वजह से उस जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप हो जाता है। जब उसका अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप होता है उससे हम कहते हैं एलील, उसे हम क्या कहते हैं, एलील। तो अगर एलील नहीं डेवलप होता, अगर म्यूटेशन नहीं होता तो सारे जीन के सिर्फ एक ही फॉर्म होता, तो एक ही प्रोडक्ट बनता। अब देखो वो एलील बना, और वो एलील बनने के बाद वो नया जीन बना, तो उस जीन से या तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएगा जैसे कि नॉर्मल जीन प्रोडक्ट बनाते थे, या तो वो उससे कम प्रोडक्ट बनाएगा, या उससे और अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, या तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट मीन्स या वो कोई प्रोटीन कोई एंजाइम बनाएगा तो उसका एंजाइम कोई यूज के नहीं होंगे, किसी काम के नहीं होंगे, वो नॉन फंक्शनल होगा, या तो वो कोई प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं। तो ये हो गया एलील कैसे डेवलप होता है। उसके बाद आते हैं वाइल्ड टाइप एलील एंड म्यूटेंट एलील। वाइल्ड टाइप एलील एंड म्यूटेंट एलील। आप देखो वाइल्ड टाइप एलील किसे कहते हैं। वाइल्ड टाइप एलील उस एलील को कहते हैं जो पॉपुलेशन में बहुत कॉमन हो, ज़्यादातर लोगों में प्रेजेंट। यानी अगर मिसाल हम यहाँ एक विलेज की बात करें तो यहाँ 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 में अगर हम किसी जीन को 1000 में देखेंगे तो 1000 में 900 में प्रेजेंट हो, 950 में प्रेजेंट हो, तो उस जीन को हम क्या कहेंगे, वाइल्ड टाइप जीन कहेंगे। यानी वाइल्ड टाइप जीन
जीन मोस्ट कॉमन इन द पॉपुलेशन। सिंपल लिखो, मोस्ट कॉमन इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में बहुत कॉमन हो, जो पॉपुलेशन में बहुत, उसे हम कहेंगे वाइल्ड टाइप एलील, वाइल्ड टाइप। अब उसके बाद म्यूटेंट एलील, उसके बाद क्या है, म्यूटेंट एलील। म्यूटेंट एलील मीन्स वो एलील जो पॉपुलेशन में बहुत लेस कॉमन हो, that are less common in population, less common यानी प्रेजेंट, इधर देखो ब्रैकेट में, प्रेजेंट लेस देन 1%, लेस देन यानी वो एलील जो 1% से कम लोगों में प्रेजेंट हो, 1% से कम लोगों में प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे म्यूटेंट एलील। दैट आर लेस कॉमन और प्रेजेंट लेस देन 1%, लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन। देखो अक्सर हम लोगों ने अल्बिनो को देखे हैं, अल्बिनो कुछ ऐसे यानी हमारे बीच पर्सन्स होते हैं जिनका स्किन वेरी वाइट होते हैं, वो 100 में से 1-2 होते हैं, 100 में से। तो अल्बिनो उनमें मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, मेलानिन पिगमेंट के लिए जीन जो है वो रिसेसिव एलील रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं होते, तो उनका स्किन कलर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब म्यूटेंट एलील मीन्स वो एलील हैं जो पॉपुलेशन में सिर्फ 1% से कम लोगों में प्रेजेंट हो, उस एलील को हम कहते हैं म्यूटेंट एलील। और वाइल्ड टाइप एलील उस एलील को जो पॉपुलेशन में मोर देन 99% में प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे वाइल्ड टाइप एलील। क्या हुआ टाइम? तो आज का टॉपिक हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, कल हम आगे और इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट डे हम करेंगे कंटिन्यू यहाँ से, ठीक है। ओके, थैंक यू।